नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने प्रतिरक्षा के प्रकार, जिसको हमने दो भागों में पढ़ा, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर हमने सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवरोध पढ़े और फिर हमने उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति आधारित होती है और ये हमारा शरीर जो होता है वो इसे जीवन काल के दौरान अर्जित करता है, और ऐसी जो प्रतिरक्षा होती है वो स्मृति आधारित होती है। फिर हमने पढ़ा कि उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, उसमें विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनाई जाती हैं जो बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाई जाती हैं, और टी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी बनाने में बी लिम्फोसाइट की सहायता करती हैं। फिर हमने पढ़ा जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो टी सहायक कोशिकाएं, टी मारक कोशिकाएं, टी निरोधी और सुग्राहित टी कोशिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। फिर हमने पढ़ा एंटीबॉडी अणु की संरचना। एंटीबॉडी अणु की संरचना आज हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। हालांकि हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी निर्माण के आधार पर भी उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो सक्रिय और दूसरी निष्क्रिय। तो उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, तो तरल माध्यित प्रतिरक्षा और दूसरी है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो देखिए, पहली प्रतिरक्षा है उपार्जित प्रतिरक्षा का प्रकार है तरल माध्यित प्रतिरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरल माध्यित प्रतिरक्षा है उसकी जो अनुक्रिया है, तरल माध्यित प्रतिरक्षा की जो अनुक्रिया है वो कौन सी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपका उत्तर होगा बी लिम्फोसाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आता है कि जो तरल माध्यित प्रतिरक्षा है वो बी लिम्फोसाइट द्वारा नियंत्रित होती है। इसको तरल माध्यित क्यों कहा उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। देखिए, तरल माध्यित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें क्या होता है बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन या एंटीजन या रोगाणु प्रवेशित होता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो आपको क्या बताया कि जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन या रोगाणु प्रवेशित होता है तो बी लिम्फोसाइट द्वारा विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लोब्युलिन्स बनाई जाती हैं जिनको एंटीबॉडी कहते हैं। ये जो प्रोटीन होती हैं अर्थात जो ये एंटीबॉडी होती हैं ये रक्त लसिका उत्तक द्रव में संचरित होकर रोगाणुओं या प्रतिजन को नष्ट कर देती हैं। अब देखिए, इसको तरल माध्यित क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो एंटीबॉडी हैं वह एंटीजन हैं, उनकी क्रिया कहाँ होगी, रक्त लसिका उत्तक द्रव में, जो एक प्रकार का क्या है, द्रव जैसा है या द्रव पदार्थ है। इसे ही अर्थात ये जो प्रतिक्रिया हुई एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच वो तरल माध्यम में हुई, इसलिए इसे तरल माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो दोबारा देखिए, जब हमारा शरीर में कोई प्रतिजन या रोगाणु प्रवेशित होता है तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी होती हैं ये रक्त लसिका उत्तक द्रव में संचरित होकर एंटीजन से क्रिया करके इन्हें क्या कर देती हैं, नष्ट। आप यहाँ पर आपने देखा कि रक्त लसिका उत्तक द्रव में एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच क्या होती है, परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया होती है, और यह एक तरल माध्यम है, इसीलिए इसे तरल माध्यित प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरल माध्यित प्रतिरक्षा है, यही क्वेश्चन आता है अक्सर परीक्षाओं में कि तरल माध्यित प्रतिरक्षा है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो उत्तर होगा बी लिम्फोसाइट। फिर देखिए, अगला दूसरा प्रकार है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि CMI या कोशिका माध्यित जो प्रतिरक्षा है उसके लिए कौन सी कोशिकाएं नियंत्रित हैं या CMI कौन सी कोशिकाओं पर निर्भर है। तो जो टी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए जानी जाती हैं। आपको मैंने बताया था जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। उन 4 प्रकार में से ही एक प्रकार है
टी मारक कोशिका। कौन सा है? टी मारक या टी किलर सेल्स। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रेषित होता है तो जो टी मारक कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे पदार्थ का स्राव करती हैं जो अपनी लक्ष्य कोशिका का अर्थात कोई प्रतिजन या रोगाणु। तो जब शरीर में कोई प्रतिजन प्रेषित होता है तो टी मारक कोशिकाएं ऐसे पदार्थ स्रावित करती हैं जो प्रतिजन या लक्ष्य कोशिका जिसे नष्ट करना है उसकी कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली को घोलकर उसमें छिद्र उत्पन्न कर देती है और उस प्रतिजन या रोगाणु या जो भी रोग उत्पादक कारक है उससे क्या कर देती है? नष्ट। तो जो टी मारक कोशिकाएं होती हैं या टी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जो छिद्र उत्पन्न करने वाली प्रोटीन है वो परफोरिन्स होती हैं, उसको स्रावित करती हैं। तो टी मारक कोशिकाओं द्वारा रोगाणु या प्रतिजन या रोग उत्पादक जो कारक है उसकी कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न करके उसे नष्ट किया जाता है। अब देखिए आगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछली बार नीट की परीक्षा में भी पूछा गया था। जो पिछली बार नीट की परीक्षा लगी है कि CMI जो अनुक्रिया होती है वो अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। पहले तो आप ये जान लीजिए अंग प्रत्यारोपण क्या है। जब किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो जाता है, जैसे किडनी, यकृत आदि, तो क्या किया जाता है? दाता व्यक्ति का अंग लेकर ग्राही व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसे अंग प्रत्यारोपण कहा जाता है। जैसे किडनी का प्रत्यारोपण करना, जिसमें किसी दाता व्यक्ति से किडनी लेकर जो रोगी है उसमें प्रत्यारोपित की जाती है। लेकिन उपयुक्त दाता के अंग को ही प्रत्यारोपित किया जाता है, क्योंकि हर किसी दाता का अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। अगर कर भी दिया जाता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है या शरीर है उसे अस्वीकृत कर देता है। तो यहाँ पर जो यदि बिना मिलान किए हुए ही अंग प्रत्यारोपित किया जाएगा तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, और प्रतिरक्षा तंत्र में जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो इस अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। तो जब भी बिना मिलान किए हुए ही यदि किसी रोगी को अंग प्रत्यारोपित किया जाता है तो CMI अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत कर देती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट की एग्ज़ाम में कि अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिम्मेदार है? तो उत्तर होगा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार आज हमने जो उपादित प्रतिरक्षा है जिसके 2 प्रकार हैं, एक तो तल माध्यित प्रतिरक्षा, एक है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, उसके बारे में जाना। तो तल माध्यित प्रतिरक्षा के लिए बी लिम्फोसाइट होती है वो, या तल माध्यित जो प्रतिरक्षा होती है वो बी लिम्फोसाइट द्वारा नियंत्रित होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या CMI जो अनुक्रिया वो किस पर निर्भर करती है? टी कोशिकाओं पर निर्भर करती है। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए कौन सी जो प्रतिरक्षा है वो जिम्मेदार है? तो वह है CMI। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपादित प्रतिरक्षा के ही जो अगले प्रकार हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो अब देखिए कुछ बच्चों को एक शब्द था, एक प्रॉब्लम थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। संपूरक तंत्र को उत्तेजित करना। आपको मैंने पिछले जो वीडियो हैं उनमें एक प्रकार का अवरोध पढ़ाया था। उस अवरोध का नाम है पूरक तंत्र अवरोध। ये देखिए पूरक तंत्र, वो उसको संपूरक बोल दिया वहाँ पर। तो पूरक तंत्र के अंतर्गत आपने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की क्या आती हैं? प्रोटीनें आती हैं। तो संपूरक जो तंत्र होता है वो यही है, पूरक तंत्र या संपूरक तंत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की लगभग 30 प्रकार की प्रोटीन्स आती हैं। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे
सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आपको ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तल मादित प्रतिरक्षा कौन सी कोशिकाओं पर निर्भर है, बी लिम्फोसाइट पर, कोशिका मादित प्रतिरक्षा किन पर निर्भर है, टी लिम्फोसाइट पर, और अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए कौन सी अनुक्रिया जिम्मेदार है, तो CMI जिम्मेदार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।